सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी औरतों को, बच्चियों को, माँओं बहनों को, उनकी सेफ्टी को लेके जो कंसर्न्स हैं। पिछले एक अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि औरतों के खिलाफ जो क्राइम्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बी इट इंडिया और पाकिस्तान, किसी भी मुल्क में देख लें, हर हफ्ते 2 हफ्ते में हमें ऐसा कोई केस सुनने को मिलता है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। हाल ही में कोलकाता के अंदर एक फीमेल डॉक्टर का जो रेप का केस सामने आया है, आई एम श्योर अब तक पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में आप सब ने उसके बारे में सुना है। मैसिव प्रोटेस्ट हमने देखे हैं डॉक्टर्स की तरफ से। ये तो बात थी एक बड़े शहर की और मामला था एक फीमेल डॉक्टर का। तो बात सामने आई तो एक डॉक्टर्स की लॉबी है ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के जरा पूछें कि जब मामले आते हैं छोटे छोटे शहरों से, कस्बों से, तो हमें शायद सुनने को ही नहीं मिलते। ज्यादातर तो ऐसे मामलों को दबा ही दिया जाता है। शायद किसी छोटे से अखबार के छोटे से कोने में हमें एक खबर सुनने को मिलती है। एक वक्त ऐसा था जब हमारी सोसाइटी के अंदर मर्द ही घर से बाहर जाता था, वही कमा कर लाता था और सबका पेट भरता था। अब बदलते हुए जमाने के साथ में बच्चियों ने भी ये फैसला किया, हम भी घर से बाहर निकलेंगे एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए। तो शायद ये बात हम मर्दों को और हमारी जो ब्रूज्ड ईगो है उसको वो बहुत बुरी लगती है कि यार ये पब्लिक स्पेस को क्यों ऑक्यूपाई कर रही हैं। और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह के जो क्राइम्स हैं अगेंस्ट विमेन बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने दिल्ली गैंग रेप केस के अंदर भी सुना था, आई एम श्योर वो डॉक्यूमेंट्री आप सब ने देखी होगी बीबीसी की, जिसमें कि वो जो रेपिस्ट थे उनसे पूछा गया कि आपने ये रेप्स क्यों किए। तो उनके जो जवाब थे कि अच्छे घर की लड़की देर रात को घर से बाहर क्या कर रही थी। शायद बात थोड़ी तल्ख है मगर हकीकत पे मबनी है। तो आए आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करें कि हम इतने बेहिस, बेरहम क्यों हो गए हैं अपनी ही सोसाइटी की जो विमेन हैं, खवातीन हैं, बच्चियां हैं, उनके खिलाफ। हमें ज्वाइन किया है गुरमेहर कौर साहिबा ने। आप एक रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, व्लॉगर हैं, अपना ज़्यादातर वक्त हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में बिताती हैं। गुरमेहर साहिबा, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी नमस्ते अरविंद साहब, आदाब एवरीवन, सारियानो, सत श्री अकाल। अव्वल तो मुझे अपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जगह देने के लिए शुक्रिया जी। थैंक यू। हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं अमारा इफ्तिकार साहिबा। आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू अरविंद। तीसरी हमारी पैनलिस्ट हैं डॉक्टर रूपिंदर के रूप राय, हम तो इन्हें डॉक्टर रूबी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर साहिबा का जन्म हिंदुस्तान का ज़रूर है, लेकिन ये अपना ज़्यादातर वक्त मिडल ईस्ट और हिंदुस्तान में बिताती हैं। पेशे से एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस। डॉक्टर साहिबा, आपका भी प्रोग्राम में स्वागत है, खैर मकदम है। थैंक यू एंड हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप तीनों से ये जो हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर एक डॉक्टर का, फीमेल डॉक्टर का रेप का केस जो सामने आया है कोलकाता से, उसके बारे में आपका इनिशियल रिएक्शन जानना चाहूँगा। गुरमेहर साहिबा, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहेंगी? एक के बाद एक ये सिलसिलेवार तरीके से रेप केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है? जी, इब्तदाई तौर पे तो मैं यही कहूँगी कि जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि मेरा नाता अमेरिका से भी है और ज़ाहिर है इंडिया इज़ द लैंड ऑफ माय बर्थ और मेरा दिल धड़कता है हिंदुस्तान के लिए। तो अमेरिका में जैसा कि हम जानते हैं, अगर मैं एक मिसाल दूँ, एक कंपैरिजन करूँ, गन वायलेंस बहुत है और जब भी होती है, कोई नया सानहा गुजरता है तो सब कहते हैं नेवर अगेन, फिर कभी नहीं होने देंगे, नेवर अगेन। लेकिन सब जानते हैं कि वो होता है और पिछली बार से ज़्यादा खौफनाक अंदाज में होता है। तो हमारा भी वही हाल है जहाँ तक सेक्सुअल वायलेंस का सवाल है ख़वातीन के हवाले से, कि हम जानते हैं कि ये ज़ाहिर है, जानते हैं कि हुआ है और ये भी जानते हैं कि खुदा न ख्वास्ता ये होगा भी। इस तरह की जो बर्बरियत है वो होती रहेगी और ये एक इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं निराशावादी सोच रखती हूँ या उम्मीद का दामन मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया है।
लेकिन हम सब जानते हैं कि ये लंबी लड़ाई है और थोड़ा-सा अगर मैं तनाज़ुर में इसको बाँधूँ, तमहीद थोड़ी-सी मैं बाँधूँ, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूँ, तो हम जानते हैं कि ये 2012 के केस का बड़ा हवाला दिया जा रहा है, निर्भया रेप केस का आजकल बड़ा हवाला दिया जा रहा है कि 12 साल में देखिए जी कुछ नहीं बदला। लेकिन 90 की दिहाई में भंवरी देवी का केस हुआ था, 70 की दिहाई में अरुणा शानबाग का केस हुआ था। ये ऐसे केसेज़ हैं जिन्होंने नेशनल इमेजिनेशन को कैप्चर किया। वैसे तो बहुत मतलब बेशुमार ऐसे साने गुज़रे हैं हमारे मुल्क में, बदकिस्मती से हमारे ख़ित्ते में भी बल्कि। तो ये मेरे ख़्याल से सिर्फ़ आउटरीच की बात नहीं है, ज़ाहिर है गुस्सा है, दुःख है, शदीद दुःख है, गम है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्यों हमने ऐसा स्टेटस क्यों दिया है हमने औरतों को अपने समाज में। लेकिन इसे एक ढांचागत एक एक ढांचे के तौर पे देखने की ज़रूरत भी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, इनफरादी सोच में तब्दीली की ज़रूरत है, जो व्यक्तिगत सोच है, इंडिविजुअल सोच है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, समाजी रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है। तो बाय डेफिनिशन दिस इज़ एन इनकम्प्लीट कन्वर्सेशन, मुकम्मल तो नहीं हो सकती ये गुफ्तगू, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म में हमेशा बड़ी गहराई से मामलात पे बातचीत होती है, तो आई एम श्योर सम न्यू आइडियाज़ विल कम एंड वी विल बी पुट ऑन द टेबल। जी। जी, बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि इन मसाइल के जो हल हैं, वो भी हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ साझा कर सकें। वैसे तो हल सब जानते हैं, मगर फिर भी इनको जितनी बार दोहराया जाए उतना कम है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली नैग करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। यू हैव टू रिमाइंड पीपल अगेन एंड अगेन। शायद फिर ही कोई चेंज आता है। अमारा इफ्तिकार साहिबा आपकी तरफ आते हैं। आपका इनिशियल रिएक्शन इस केस को लेके क्या है? परवीन, जब मैंने ये वाक़या देखा सोशल मीडिया पे, तो आप यकीन माने कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काफ़ी देर तक तो मुझे समझ नहीं आई कि इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है। और एक और चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने उसके साथ ही कुछ और पोस्ट इतनी इनसेंसिटिव देखी इसी केस को लेके कि कई लोग कह रहे हैं कि हम उनमें से क्यों नहीं थे 8-10 लोगों में से जो रेप ना कर पाए। और मुझे यकीन नहीं है, मैं सकते में काफ़ी देर तक बैठी रही कि क्या सच में ये मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस ऐसे वाक़ये के साथ इस तरह के मतलब अपने ख़्यालात भी जोड़ सकते हैं। तो अब यकीन माने मुझे कुछ देर के लिए बिल्कुल सुन गई और मुझे समझ नहीं आई कि उस बच्ची का कसूर क्या था। ना वो जंगल में थी, ना वो वीराने में थी, ना वो किसी ऐसी गैर महफूज जगह पे थी जिसके लिए आप उसको ब्लेम कर सकें। ना उसने ऐसा कोई लिबास पहना हुआ था। वो ड्यूटी कर रही थी, वो और एक भरे पूरे हॉस्पिटल में थी। और ये इतनी अजीबो-गरीब बात है कि मतलब उधर भी वो बच्ची महफूज नहीं थी। और उसका इतना बेरहमाना कत्ल और उसके बाद जो लोगों की राय है, वो मिली-जुली किस्म की राय आए बाएँ शाएँ। और शुरू में ही जिस तरह से केस को उसको खुदकुशी का कहकर दबाया गया, तो माफियाज़ का हाल देखकर अब यकीन माने मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कहीं उम्मीद नज़र नहीं आई। मेरा और आपका मुल्क जो है, हम लोग 70 साल पहले अलग तो ज़रूर हो गए, लेकिन 70 साल जो है वो इंसानी ज़िंदगी में कोई इतना लंबा अरसा नहीं होता। तो हम जो माशरती तौर पर हम लोग ऐसा माशरा था जो औरत के ऊपर जुल्म करके तस्कीन लेता है या औरत को कमज़ोर समझ के कभी इज्जत करना तो दूर की बात है, जगह देनी तो दूर की बात है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हमारे माशरों दोनों में ये प्रॉब्लम सेम है। तो जो वहाँ का मुझे बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान के किसी हिस्से की बात है ये हादसा, या वो बच्ची कहीं यहाँ की है या वहाँ की है। क्योंकि मैंने उसके साथ जो यहाँ पर आस-पास होते देखा है, उसके होने के बाद जो उसके साथ जो उसके लिए गुफ्तगू हो रही है, वो मेरे आस-पास मैंने देखी है। तो मेरे लिए ये आप यकीन माने एक ऐसा वाक़या था जिसके लिए डर गया मेरा दिल कि मेरी भी बच्ची है, कि उसको मैंने कहीं जब भी मैं ऐसे वाक़ये सोचती हूँ तो मुझे मेरी छोटी बेटी से खौफ़ आता है कि इसको मैं कैसे बाहर भेजूँगी, ये कैसे महफूज रहेगी, ये खौफ आता है। और ये मेरा इनिशियल रिएक्शन खौफ था अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इन 77 सालों में मुआशरती तौर पे हम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। हमारे यहाँ पे ख़वातीन को हम जो है बच्चियाँ पैदा होती हैं, पेट में होती हैं, तब से उनके ऊपर ज़ुल्म करना शुरू करते हैं। वो उस दुनिया में भी नहीं आई होती, तब उनको मारना शुरू करते हैं और जब तक कि वो मर नहीं जाती बड़ी होकर भी, तब तक पीछा नहीं छोड़ते। वाक़ई में बात आपकी थोड़ी तल्ख़ है, मगर है हकीकत पे मबनी। चलते हैं डॉक्टर रूबी की तरफ। डॉक्टर साहिबा, आपका इनिशियल रिएक्शन प्लीज। So, मेरा initial reaction as a doctor,
बहुत गुस्सा आया मुझे, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आई एम एक्चुअली अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड हमारे यहाँ जब खास करके एज अ गायनोकोलॉजिस्ट हमें तो जाना पड़ता है लेट नाइट डिलीवरीज के लिए या ड्यूटीज़ के लिए, इमरजेंसीज़ के लिए। सो मतलब उसी माहौल में अगर हम लोग सेफ नहीं हैं या हमारे साथ कुछ भी हो जाए, एंड लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स इंडिया में, आप तो नो पाकिस्तान में कैसा है, बट हमारे यहाँ ड्यूटी रूम्स नहीं होते हैं। मुझे अपने दिन याद है जहाँ पे जब हम ड्यूटीज करते थे तो हम कई बार मेज और वहीं पे अपना सिर रख के सो जाते थे, या हम कई बार पेशेंट का बेड जो यूटिलाइज नहीं हो रहा था उस पर लेट जाते थे, क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ भी जो थी वो मोर देन 24 आवर्स होती थी। 36 आवर्स तक हमें ड्यूटी करनी पड़ती थी, क्योंकि 24 आवर्स ऑन कॉल होता था। उसके बाद अगले दिन भी हमें या तो ऑपरेशन करने होते थे या ओपीडी संभालनी होती थी या वार्ड्स देखने पड़ते थे। तो एक तो आप वैसे ही थक जाते हो, राइट, एंड उस पर हमें उस तरह के प्रोविजंस नहीं मिलते। तो हमें जहाँ कहीं भी, जैसे इस किसी मामले में आप किसी भी कोना देख लेते हो जहाँ पे थोड़ा अकेला सा है, आपको लगता है कि सेफ है, विद इन द हॉस्पिटल सेफ होना चाहिए। सो कोई अगर इमेजिन भी नहीं कर सकता आपके वहाँ कोई आ गया और फिर या कैमरेज नहीं थे, क्यों नहीं थे, इस तरह की चीज़ें कि सेफ्टी क्यों नहीं थी। अब वो चीखी होगी बेचारी, आई एम श्योर उसने आवाज़ की होगी, तो कैसे किसी को नहीं सुनाई दिया। तो इनिशियल मेरा रिएक्शन तो बस बहुत मुझे गुस्सा आया था, फ्रस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि इतने साल हो गए मुझे, अब 23-24 ईयर्स हो गए हैं एमडी किए हुए, एंड कि इतने सालों में भी यही सेम हालात हैं इंडिया के अंदर। कहने के लिए जैसे हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं, लोग मतलब मार्स तक जा चुके हैं, वी डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, लेकिन एक बेसिक नेसेसिटी जो होनी चाहिए नहीं है, चाहे वो अब किसी डॉक्टर की हो या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हो या पेशेंट तक की भी हो। दिस ये जो हादसा हुआ है, दिस रिमाइंड्स अस दैट नो वुमन इज सेफ। इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड कि खाली डॉक्टर की बात हो या नर्स की बात हो। इसके बाद हमने नर्स का भी किस्सा सुना शॉर्टली इसके पहले, एंड बच्चियों का हम सुन रहे हैं एवरी डे। उस इंसिडेंट से लेके आज तक एवरी डे आज भी कोई ना कोई किस्सा निकल रहा है। तो इतना बड़ा हादसा हो भी गया, इतनी चर्चा हो भी गई, इंटरनेशनली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हम इंसिडेंट सुन रहे हैं, आज भी नए नए केसेस सुन रहे हैं। तो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमारा ज़मीर मर गया है। इट्स बिकम एन एवरीडे, चलता है सॉर्ट ऑफ, क्यों बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। शायद हर साल 2 साल में हमारा ज़मीर एक दफ़ा जागता है और हम कहते हैं कि भाई ये देखें औरतों के खिलाफ कितनी बड़ी ये जो है एक बर्बरियत हमारे सोसाइटी में होती है, और फिर हम उसके ऊपर मातम करके और सो जाते हैं। होता कुछ भी नहीं है। हुकूमत के तौर पे भी कुछ बयान आ जाएंगे, कुछ सिविल सोसाइटी के आ जाएंगे यहाँ पे बयान, लेकिन बाय एंड लार्ज हालात अगर हम देखें, सबसे बड़ा केस जो कि मेरे देखने में और आई एम श्योर हम सब की जो लिविंग मेमोरी में आज तक रेप का मामला हिंदुस्तान में आया था, सबसे बड़ा केस जिसको लेके मैसिव प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे वादे किए गए, लॉज में तब्दीली हुई और एक तरह से पूरी सिविल सोसाइटी को हमने अवेयर किया कि भाई ये एक बहुत बुरी चीज़ है जिसकी हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। मामला था निर्भया गैंग रेप का 2012 का। उस बात को भी अब तकरीबन जो है 12 साल होने को है। इन 12 सालों में थोड़ा सा अगर मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है एनसीआरबी इंडिया का, उसके कुछ फिगर्स दे दूं यहाँ पे, तो 2012 के अटैक के दौरान हमारे यहाँ 25,000 रेप केसेस रिकॉर्ड होते थे ऑन एन एनुअल बेसिस। उसके बाद ऑलमोस्ट ये 30,000 तक नंबर चला गया, बारिंग द कोविड-19 पेंडेमिक ईयर, जिसके अंदर एक हमने शार्प फॉल देखा। उसके बाद 2016 के अंदर तो पीक कर गया था 39,000 रेप केसेस एक साल के अंदर। 2018 में तो हर 15 मिनट में रिपोर्ट हो रहा था कि हमारे सिविल सोसाइटी के अंदर, जो कि पढ़ी लिखी, सो कॉल्ड इतनी धार्मिक, इतनी राष्ट्रवादी है, रेप कर रही थी। हर 15 मिनट में एक बच्ची का रेप हो रहा था हमारे देश में। 2022 के अंदर भी 31,000 केसेस रिपोर्ट हुए। कैन यू इमेजिन 31,000? और ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्टेड हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट कि एक सोशल स्टिग्मा रेप के साथ जो जुड़ा होता है, हमारी सोसाइटी किस तरह से रेप विक्टिम को ही डिमोनाइज करती है, उसके चलते अब मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि इससे भी डबल अगर फिगर्स होंगी जो कि रिपोर्ट नहीं होती। अब
बात आती है कि हम इस पूरा ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा एक खौफनाक चेहरा जो हमारा प्रोजेक्ट होता है दुनिया भर में, इसके लिए हम ज़िम्मेदार किसको ठहराएँ? डॉक्टर साहिबा आप किसको ज़िम्मेदार समझती हैं? आई थिंक मेरी नज़र में एज अ डॉक्टर, हुँ, हुँ। क्योंकि हम क्लिनिकली एनालाइज करें तो आई थिंक बचपन से बहुत कम फीसद लोग ऐसे हैं जिनको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है। वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज, अगर जैसे स्टडीज़ भी जो की गई हैं कि इनमें दिमागी तौर से वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस को एंड दे कांट कनेक्टेड, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज। लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर देखें, अगर जिस तरह की सोसाइटीज़ में हम हैं और हम जहाँ से आते हैं, तो वो है फ्रॉम चाइल्डहुड एनवायरनमेंट। घर का माहौल, घर में अगर उन्होंने वायलेंस देखा है या दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू वायलेंस, मारपीट बच्चों के साथ, ठीक है, या अगर उनके घर में मारपीट वो अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, उसका बहुत असर होता है एज दे ग्रो अप, ठीक है। या उनको वो देखते हैं कि वो अगर आइडलाइज करते हैं अपने मेल मेंबर्स जो है, फादर को, अंकल वगैरह, दादा को, अगर वो देखते हैं कि उनकी दे वेरी मैचिस्मो या वेरी, जैसे जिसको कहते हैं मर्द हैं, ये हम मर्द हैं, इस तरह की उनका अगर अपब्रिंगिंग है, उनको लगता है ये नॉर्मल है, ठीक है। तो एक बच्चे को मेरे हिसाब से 2 साल से ही, जब वो 2 साल का होता है, बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं, अगर वो एक टैब या फ़ोन के साथ खेल के यूट्यूब पे जाके अपना फेवरेट प्रोग्राम ऑन कर सकते हैं, तो उनका दिमाग बहुत काम करता है एंड ऑब्जर्व बहुत करते हैं। 2 साल का बच्चा आपको ये भी बता सकता है कि आप दुखी हैं कि नहीं हैं, आप अपसेट है कि नहीं हैं, क्योंकि वो अक्सर मैंने देखा है विद माय फ्रेंड्स ऑल्सो, बच्चों को हमने ऑब्जर्व किया है, वो आके आपके पास बैठ जाते हैं, अगर आप जैसे कोई माँ अगर रो रही होती है, तो उस टाइम से उनका दिमाग इतना फर्टाइल है, अंडरस्टैंड करता है चीज़ें। वहीं से एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एक लड़की की तरफ या लेडीज़ की तरफ रिस्पेक्ट करना, प्यार से, एक प्यार वाला माहौल बहुत इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, चाइल्डहुड हुँ, से, हुँ। स्कूल से। नेक्स्ट स्टेज इज स्कूल, वहाँ पे उसको रीइंफोर्स करना, वहाँ पे जो अगर कोएड स्कूल है तो वहाँ पे इंटरेक्शंस, वहाँ पे टीचर्स का रोल एंड टीचर और पेरेंट्स का रोल इकट्ठे। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स इग्नोरेंट होते हैं, उनको ये चीज़ें शायद नहीं पता हैं, लेकिन उनका उसमें टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर वो कोएड स्कूल ना हो, बहुत टाइम ऐसा होता है कि लड़कियां खाली लड़कियों के स्कूल पे जाती हैं, लड़के वहाँ, तो दे डू नॉट नो हाउ टू इंटरेक्ट, या अगर वो पुअर उससे आते हैं तो उनको लगता है कि बात कैसे करें। जैसे यूपी बिहार से अगर जैसे अपने फ्रेंड से वहाँ जी। से बात करते हैं तो कहते हैं कि उनके लिए दे डू नॉट नो हाउ टू अप्रोच। हमारे यहाँ भी जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं तो वो ओपनली कहता है कि हमें पता नहीं था कि लड़की से बात कैसे की जाती है, व्हाट इज़ नॉर्मल, ये गुदगुदी फील होती है व्हेन यू टॉक। दीज आर द वर्ड्स ही हैज़ डिस्क्राइब्ड एंड ही इज़ एन IIT ग्रेजुएट टुडे डूइंग वेरी वेल इन अमेरिका। तो उनसे भी जब बात की तो ये एक स्टेज, ये जो प्रोसेस होता है, आई थिंक ये बचपन से होना चाहिए, इनग्रेव्ड मेरे हिसाब से। जी। गुरमेहर साहिबा आप क्या समझती हैं इन बढ़ते हुए रेप केसेस के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? जी मैं अरविंद एज सच एक वजह तो पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कुछ फिर भी ख्यालात अगर एक आपको करनी पड़े, आप जिसको कहेंगे सबसे ज़्यादा यार ये एक चीज़ है, हम यहाँ पे 50 जो है ना यहाँ पे रीज़न्स को गिनाएँगे आई एम जी श्योर, जी लेकिन आप मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली आपके नज़दीक वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन-सा है? जी जी तो इन्होंने मैं कहा, कहूँगी डॉक्टर साहिबा ने कहा कि फैमिली जो है ना वहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम जिस तरह से बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको सिखाते ही नहीं है ये सब सारी चीज़ें। आप क्या समझते हैं? जी, जी। तो 2 बातें मैं कहूँगी और थोड़ी-सी भूमिका, क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जी। तो एक तो ये कि निर्भया रेप केस जिसका आजकल बहुत ज़िक्र हो रहा है, और ये जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ये कहा जा रहा है कि 12 साल में कुछ नहीं बदला। तो निर्भया रेप केस में हमें याद होगा अभी, क्योंकि हमारी लिविंग मेमोरी में है, कि उस बेचारी लड़की को इतनी बुरी तरह से म्यूटिलेट किया गया था। इट वाज नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ सेक्स और फोर्स सेक्स और इनफोर्स सेक्स, उसको इतनी बुरी तरह से म्यूटिलेट किया गया था कि आई हेट टू से दिस, लेकिन बेबाकी से बात करने का वक्त आ गया, उस बेचारी की अंतड़ियां बाहर निकल आई थी। तो इसमें क्या प्लेजर रहा होगा? कोई प्लेजर की बात तो ये नहीं रही होगी किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए, बंदे के लिए। इट वॉज नॉट इवन फोर्स सेक्स, उसको म्यूटिलेट कर दिया गया था, इस कदर म्यूटिलेट कर दिया गया था कि जब हमारी स्टेट ने उसको एयर एम्बुलेंस में फ्लाई करके सिंगापुर भेजा, क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर था, इतनी बदनामी हो रही थी, तो वहाँ के जो डॉक्टर थे, जो सर्जन थे, जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपने 35 साल के करियर में
एज अ सर्जन इतना म्यूटिलेटेड जिस्म नहीं देखा। तो वो क्या रेज थी, वो क्या गुस्सा था जो बंदा या वो बंदे अपने जहन में लेके, जहनो दिल में लेके घूम रहे थे कि उन्होंने ये बर्बरियत की उस लड़की के साथ। और इसको मैं जोड़ूंगी समाजी रवैये, और समाजी रवैये फिर उसका बिल्डिंग ब्लॉक एक इंसान ही होता है, एक बंदा होता है। और डॉक्टर रूबी ने भी परिवार का, फैमिली का हवाला दिया कि हमारे यहाँ ये, और यही अगर हम निर्भया रेप केस को इस कलकत्ते वाले रेप केस के साथ जोड़ें तो मैंने ये बातें भी होती हुई सुनी है कि ये बेचारी जो कलकत्ता वाली थी ये तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो निर्भया तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, वो बॉयफ्रेंड के साथ हो, वो अपनी ड्यूटी कर रही हो, वो सेक्स वर्कर हो। True. जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं। सेक्स वर्कर के साथ भी आपका एक सौदा है जिसमें ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। सेक्स वर्कर्स को इतना ब्रूटलाइज किया जाता है ये समझ के कि ये तो इतनी गई गुजरी औरत है, कोट अनकोट 2 टके की औरत है, इसके साथ हम कर सकते हैं। तो ये जो एक जहनियत है, और एक चीज और जो आपने वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का हवाला दिया जिसमें रेपिस्ट का इंटरव्यू किया गया था और उनकी जहनियत हमें कुछ समझ में आई, और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ भी बोला कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी चाहिए, कि आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं कि ये क्यों हुआ, क्या उसकी सोच थी। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि वो डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सिर्फ डिमोनाइज करना, सिर्फ कैस्ट्रेशन की बातें करना, 6 दिन में डेथ पेनल्टी की बातें करना, वो मसले का हल नहीं है। तो वो जो जहनियत उसमें निकल के आई, और आपने भी अरविंद अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में इसका हवाला दिया था कि एक टर्फ वॉर भी है कि औरतों को पब्लिक स्पेसेस में नहीं देख पाना, कि ये डॉक्टर बन गई है, ये एक पब्लिक, वो भी एक मतलब पब्लिक स्पेस ही है, ये सड़क पे क्यों है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों है। तो ये जो एक टर्फ वॉर है जिसमें इस तरह के बंदे ये सोचते हैं कि भाई तेरी जगह, और ये फिर मैं ये बेबाकी से कह रही हूँ क्योंकि ये जुर्म और गुनाह ही ऐसा है कि भाई तेरी जगह या तो रसोई घर में है या मेरे बिस्तर में है, तू सड़क पे क्या कर रही है। और ये भी एक सोच जो है कि भाई मैं तुझे हासिल तो नहीं कर सकता, मतलब निर्भया अगर अपने मेल फ्रेंड के साथ थी, जो भी उनका रिश्ता था, ताल्लुकात थे, कि मैं तुझे हासिल तो नहीं कर सकता पर तुझे मसल सकता हूँ। आई कांट हैव यू बट आई कैन क्रश यू। तो ये इस तरह की जो जहनियत है, ये मसला है, और ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से इसका हल नहीं होगा। इसमें कई सारे मेरे ख्याल से पहलू होते हैं जिन पे अलग से बात की जा सकती है। जी, वो निर्भया गैंगरेप केस में जो रेपिस्ट था उसका बीबीसी पे इंटरव्यू जब आया तो उसने कहा कि अ डिसेंट गर्ल वोंट रोम अराउंड एट 9 o'clock एट नाइट, कि एक अच्छी लड़की रात के 9 बजे अकेले नहीं घूमेगी। बड़े अफसोस की बात थी कि जब वो डॉक्यूमेंट्री एयर हुई, मुझे याद है गालिबन 2016 का साल होगा, ये मोदी साहब की हुकूमत थी, इनके इब्तदाई सालों की ही बात है, कि उस वक्त इस डॉक्यूमेंट्री को एयर नहीं होने दिया गया, और जिन चैनल्स ने, फिर कुछ चैनल्स ने इस पे प्रोटेस्ट करते हुए एक ब्लैक स्क्रीन भी दिखाई थी पूरी 1 घंटे के लिए। जी, एनडीटीवी ने शायद ये काम किया था उस वक्त। बहरहाल आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने नॉर्मलाइज कर दिया है इस चीज़ को, कि अब शायद इस पे थोड़ा सा प्रोटेस्ट करके और हम लोग रह जाते हैं। मेरा तो दिल करता है कि अब हर प्रोग्राम जो है वो विमेन सेंट्रिक इश्यूज पे ही करूं और कोई बात ही ना करूं, जिस तरह की हमारा ये मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी क्योंकि वो जो मैंने कहा है उसी से जुड़ी हुई है, अगर इजाजत हो तो। जी प्लीज गो अहेड। जी, तो वो मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने उस रेज का हवाला दिया ना कि वो क्या रेज थी, वो क्या शदीद गुस्सा था जो इस बंदे के, जो ये बंदा अपने ज़हन दिल में लेके चल रहा होगा, कितना म्यूटिलेट कर दिया उसने उस लड़की को कि उसकी अंतड़ियां निकल आई। तो अगर हम इसको अपने जो हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं हिंदुस्तान में पिछले 20, 25, 30 सालों में, उसको भी मद्देनजर रखना होगा क्योंकि सब चीजें जुड़ी हुई हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नथिंग लेस देन पेट्रियार्की। अगर पिदरशाही की बात हो रही है तो इसमें सब कुछ सोशियो इकोनॉमिक एलिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। तो एक बात जावेद अख्तर साहब ने कही थी, ये मेरा ओरिजिनल ख्याल नहीं है लेकिन मुझे बड़ा पते का लगा, बड़ी सुलझी हुई बात लगी। उन्होंने ये कहा कि आज के दौर में जो हमारा डेवलपमेंटल मॉडल है उसमें इंसान के पास साफ पानी नहीं है पीने को, उसके पास मेडिकल केयर नहीं है, लेकिन उसके पास सेलफोन है और उसके पास एक चोरी का केबल कनेक्शन है, और उस चोरी के केबल कनेक्शन से वो तमाम चीजें देख सकता है जो उसके पास नहीं है। He can see visuals of fine dining, exotic vacations, quote unquote hot babes, वो तमाम तर चीजें उसे केबल टीवी पे दिख रही हैं, आलीशान इमारतें,
हर तरह का ऐशो आराम, खूबसूरत ख़वातीन जो इश्तिहारों में उसे दिखती हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें उसे दिख रही हैं, लेकिन वो हासिल नहीं कर सकता उन्हें। यहाँ झुग्गी में रह रहा है और सामने एक बड़ी आला इमारत है, तो वो एक जो भड़ास है वो भी इसका एक हिस्सा है। जवाज़ नहीं है, किसी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो भी इसका एक हिस्सा है। तो सिर्फ इस तरह की द थिएटर ऑफ डेथ पेनल्टी, कैस्ट्रेशन और इस तरह की बातों से मसले का हल नहीं निकलेगा। एक पूरे समाजी ओवरहॉल की हमें ज़रूरत है। जी, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो है हमारे मुआशरे की ज़हनियत के बारे में बताया है। मैं चाहूँगा कि इसी बात को आगे बढ़ाएँ और ये जो पिदरशाही निज़ाम है, ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर मर्दों की डोमिनेंस है हर चीज़ के अंदर, थोड़ी-सी उस पे भी बात हो जाए आप तीनों से। हमारा कितना मुश्किल है हमारी सोसाइटी में एक औरत का होना। जी। अरविंद, आप यकीन करें, मेरे सामने ऐसा अगर कोई मामला आता है तो एक तो मैं सह नहीं पाती हूँ। मैंने शायद इतना मामलात ये देखे हैं और औरत के साथ जुल्म देखा है अपने माशरे में भी कि मैं बहुत सेंसिटिव हो गई हुई हूँ ये चीज़ें देख सुन के। लेकिन उसके बावजूद मैं ज़रूर शेयर करूँगी और इसमें अपना पार्ट अदा करूँगी कि हाँ, हमारे यहाँ फितरशाही निज़ाम है। जो सोसाइटी है, आपको हर कदम पे, आप पैदा होते हैं वहाँ से लेकर आपके कब्र में उतारने तक आपको इस हद तक आपको जिज किया जाता है और आपको इतना मजबूरन और ज़बरदस्ती जीना पड़ता है, इतने कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं कि मैं समझती हूँ कोई भी नॉर्मल माशरे की कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता, औरत तो दूर की बात। तो बाकी आप अगर देखते हैं कि ये हमारा जो मामलात होता है, मैंने देखा है अपने घर में, मैंने देखा है आस-पास के घरों में, हमने हमेशा देखा कि बेटियों की तो तरबियत की जाती है, बेटियों को तो बताया जाता है कि तुमने ये करना है, ये नहीं करना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। वालिदैन भी बताते हैं, माशरा भी बताता है, साथ-साथ भी बताते हैं, मज़हब भी बताता है। हर चीज़ हमें रेगुलेट करने में लगी हुई है, आप ऐसे समझो पूरी दुनिया लगता है। लेकिन कभी मैंने नहीं सुना वो हमारे बराबर में ही बैठे हमारे भाई को भी किसी ने टोका हो, हमारे किसी और लड़के को मैंने नहीं देखा कि उनको भी किसी ने समझाया हो कि तुम बेटा बाहर जा रहे हो तो ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बिहेव करना, या तुम इस तरह ना करो या उस तरह करो। मैं सोचती हूँ जरा सी तरबियत में अगर ये तब्दीली कर लें वालिदैन कि बेटियों के साथ साथ, आई एम नॉट सेइंग कि ना बेटियों के, उनके साथ साथ थोड़ा बेटों की भी तरबियत कर लें, उनको भी समझा दें कि आपने बाहर कैसे जाना है, किसी की बेटी बहू बेटी के साथ कैसे सलूक करना है, आपने जैसे अपनी बहन को इज्जत करनी है आपने वैसे ही दूसरी औरतों की इज्जत करनी है। उसको बताना है कि आपने चलती हुई लड़कियों का हरास नहीं करना है। आप यकीन माने पूरी जिंदगी मुझे घर पे ये तरबियत दी गई है, मैंने फेस भी किया है कि आप जहाँ कहीं भी चले जाएं, वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो कोई भी दुनिया की जगह हो, आपको हरास किया जाता है। स्कूल टाइम से जहाँ आप रश में हो आपको हैरासमेंट का सामना होता है, लोग जुमले कसते हैं, घूरते हैं, बातें करते हैं और इतना नॉर्मलाइज है कि आप सोच नहीं सकते कि मैं आज भी यहाँ से बाजार चली जाऊँ मार्केट और मैं वापस आऊँ और मेरे साथ कोई इस तरह का वाकया ना हुआ, मुझे किसी ने जुमले ना कसे हो, मुझे किसी ने नाम ना बोला हो, मुझे घूरा ना हो किसी ने। और मैं हैरान होती हूँ कि यही वही हमारे भाई होते हैं, वही हमारे शौहर बाप, वही लोग होते हैं जो सब ये कर रहे होते हैं बाहर। इनको कोई मेरे घर पे भी, जैसे मेरे भाइयों को अगर वो मुझे नहीं पता तो बाहर क्या रिएक्ट, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने कभी अपनी माँ को बाप को उनको समझाते हुए भी नहीं देखा जिंदगी में। नहीं, किसी माँ बाप को मैंने नहीं देखा कि बेटे को तरबियत कर रही हूँ कि बेटा तुमने ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करना है। तो ये मेरे अंदर इतना ज्यादा फोबिया था कि मेरा बेटा हुआ तो मैंने उसको होश संभालते ही, जब वो बहुत छोटा था तो मैंने उसकी चीजें ये समझानी शुरू की और अब माशाल्लाह वो जवान है और मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है कि वो बाहर जाएगा तो वो किसी भी सूरत में मेरे से ज्यादा, एक औरत से ज्यादा औरत की इज्जत करेगा, क्योंकि उसकी तरबियत मैंने की है, उसको मैंने बताया है कि किसी का कोई लिबास भी हो, कुछ भी हो, जो भी वो अपनी मर्जी है, नो मीन्स नो, ये बताना जरूरी है, वालिदैन की तरबियत करना जरूरी है। उसके बाद मैं आऊंगी वालिदैन की सबसे बुनियादी तो यही पे आना कि आप बेटे की तरबियत नहीं कर रहे हैं। उसके बाद माशरा नहीं करने देता, माशरा कहता है ये तो मर्द है, और माशरा इतना नॉर्मलाइज करता है औरतों के साथ किए गए मजालिम को कि आपको महसूस होता है कि शायद हमारा होना ही गुनाह था जिसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है और हम ये डिजर्व करती हैं। उसके बाद मैं समझती हूँ कि मजहब ने भी हर सतह पे आपको ये अलाउ किया है, मर्दों को किसी न किसी तरह से हर मजहब ने ताकत दी है कि आप इनको और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। फिर कवानीन ने आपको बहुत ताकत दी है मर्दों को कि आपको जायदाद में हिस्सा ज्यादा मिल रहा है, हमारे यहाँ तो इसी तरह से है, आप ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, आपके पास पावर है, आप ओहदों पे बैठे हैं, जैसे कि खवातीन हर जगह पे बहुत कम है।
तो ऐसे माशरे में जहाँ के मर्द के पास ताकत भी बहुत ज़्यादा हो, तो उसके पास अल्टीमेटली वही चीज़ आ जाती है कि वो रोदता है, वो सिर्फ वो एक अपना हिर्स पूरी नहीं करता, उसके अंदर ये हवस होती है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि किसी भी थाने में, किसी भी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, अस्पताल में, इवन कि कब्रों में भी खवातीन महफूज नहीं होती, मरी हुई बच्चियां महफूज नहीं होती। जैसे इसी कॉलेज का जो ये कलकत्ता का वाकया है, उसमें पहले एक वाकया जो 90s में हुआ था, तब यहाँ पे केस था कि मुर्दा खवातीन की भी वीडियोस बनाई जाती थी, सेक्स वीडियोस। आप खुद अंदाजा करें कि ये फ्रस्ट्रेशन किस लेवल तक है। फिर आखिरी हद पे आती है अमीरी, गरीबी, फ्रस्ट्रेशन, वो चीज़ें आखिर में आते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि अमीरी गरीबी में भी आप इस तरह से बच्चों का करते हैं और औरतों का। आप किसी भी इवन के जो आपसे फिजिकली भी ताकतवर है, उसके ऊपर आप फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालते, उसका आप रेप नहीं करते। आप कमजोर पे आप जो हाथ डालते हैं, और वहां हाथ डालते हैं जहाँ पे आपको पता होता है कि कानून ने भी आपको माफ कर देना है, माशरे ने पहला नंबर ही माशरे का जिसने आपको जहनी तौर पर आज़ाद फिरने देना है ऐसा वाकया करने के बाद। तो ये सारी बुनियादी चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा करके इतना कंट्रीब्यूट करती हैं, और वक्त के साथ साथ बहुत जल्दी इवॉल्व हमने किया है। मोबाइल्स आगे, तालीम आगे। 100 साल पहले खवातीन को आप देखिए, जो आज तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक के वहाँ वोट तक का हक नहीं था। तो इतनी तेजी से ये वक्त बदला है कि मुझे लगता है कि मर्दों को फिर वक्त ही नहीं मिला कि वो इसमें एडजस्ट कर सकें। ये कोई उनकी जस्टिफिकेशन नहीं है, शायद इनको सिखाया भी नहीं गया कि अब आपने किस तरह से अब इनको पब्लिक प्लेसेस में बर्दाश्त करना है। अब यकीन माने जो सिक्योरिटी के लिए खड़े होते बच्चियों के और बच्चों के चौकीदार, या वो उनको हरास करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमें बज़ाहिर हमें जिन्होंने हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना होता है घरों में, वो हरास कर रहे हैं कई जगहों पे। आप देखें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट कि आप होम वायलेंस जो है, या फिर आप घर पे डोमेस्टिक वायलेंस की, मैं सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर रही हूँ। जो आपके मामू, चाचा, ताए, अब जो वैसे रिश्ते जो आप दे आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट यू, वो भी आपको उसी तरह से आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, इस्तेसाल कर रहे हैं। तो एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग इन दिस, मतलब आप इसको एक चीज़ को किसी को भी टारगेट नहीं कर सकते। तो आगे चल के थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बेहतर होने से शायद ये वक्त के साथ साथ थोड़ा बेहतर हो मामला। जी बिल्कुल। डॉक्टर रूबी साहिबा, गुरमेहर साहिबा और अमारा ने जो तस्वीर पेंट की है हमारे सामने, बड़ी खौफनाक है, लेकिन क्या ज़ोरदार तमाचा मारा है इन्होंने दोनों ने हमारे मुंह पे। हमारी सोसाइटी के जो मर्द हजरात हैं उनके मुंह पे पड़ना भी चाहिए था। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों की बातों में पहले कुछ इजाफा करें, फिर अगले सवाल की तरफ आपकी तरफ आएंगे। Yes. So I think Amara ने she's agreed to what I've said also, and she's doing a beautiful, मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है कि अपने बेटे को जैसे सीख दे रही है, and वो important है। and यहीं पे मैं एक और चीज़ जैसे पॉइंट आउट करूँगी, जैसे जो पेरेंट्स या जो बच्चे, लड़के जो हैं खास करके, जिनके घर में ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, फीमेल डोमिनेटेड जो फैमिलीज़ हैं, अगर आप उन्हें देखो, वो जब बड़े होते हैं तो दे वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन। वो कभी उस तरफ उस दिशा में जाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है उनके घर में ज़्यादा बहनें हैं या आंटीज़ हैं या माँ हैं, दादी हैं, जो नानी जो भी हों। जो फीमेल डोमिनेटेड है, वो जो लड़के हैं, वो जब बड़े होते हैं, वो एक अलग तरह की रिस्पेक्ट देते हैं लेडीज़ को या लड़कियों को। एंड आई थिंक ये चाहे कलकत्ता का केस हो या दूसरे भी जो हो रहे हैं, इसमें मैं वही कहूँगी, जैसे लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी अगर हम देखें, जैसे आप कह रहे थे अरविंद, अगर लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी हो, उसमें कई बार क्या होता है, अगर एक मर्द को, मुझे लगता है जैसे उसे लगता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये सब, चाहे वो मोबाइल हो, मोबाइल में जैसे गुरमेहर ने कहा कि उनको ये सब दिखाई दे रहा है कि बाहर इतनी शोहरत है, इतना ग्लैमरस एक दुनिया है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे ये हालात हैं, मैं क्यों नहीं वो हासिल कर पा रहा हूँ। तो एक मर्द को लगता है कि नहीं, आई एम सपोज, मुझे जैसे घर पे ब्रेड लानी है, मुझे पैसा लाना है, ये मेरा काम था। तो एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है। When you talk about low socio-economic status के उधर के ये लोग क्यों करते हैं, it's also that, and इस पे भी स्टडीज़ की हुई हैं कि उन्हें लगता है कि मैं एक मर्द होके नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो फ्रस्ट्रेशन और एक गुस्सा जो उनको निकालना होता है, उन्हें लगता है कि नहीं, ये हमारा अब हक है, मैं इसको कहाँ निकालूंगा, तो घर पे निकलता है। तो लॉट ऑफ टाइम्स यूएसए में मैंने पढ़ा था कहीं पे कि खाली 30% ऑफ केसेस आर रिपोर्टेड। अगर यूएसए जैसी कंट्री में खाली 30% रिपोर्टिंग हो रही है, तो हमारे मुल्कों में आई डोंट नो कितनी हो रही है असल में। उसका नंबर तो बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ वहाँ पे तो रेप्स फिर भी रिपोर्ट हो जाते हैं, बेशक उनके घर के ही हों। हमारे यहाँ नहीं होते हैं रिपोर्ट। घरों में अगर कुछ हो, उनको लगता है ये हमारा हक है।
और लेडीज़ भी नहीं बताती हैं, उनको लगता है कि नहीं ये नॉर्मल है, क्योंकि उनको उस तरह से सिखाया जाता है। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स है करीबी पाकिस्तान में, वो आज की डेट में लॉयर है, पहले जर्नलिस्ट होती थी। एंड उसकी जब नहीं बनी अपने, हालांकि लव मैरिज थी, तो उसके मुझे याद है वो मुझे कहती थी कि उसके फादर ने बोला कि नहीं इसको ये नॉर्मल है, ये चलता रहता है, यू नो, इसको नॉर्मलाइज करते हैं फैमिलीज़ में। और आई एम श्योर हमारे यहाँ भी, जैसे पंजाबियों में इस तरफ भी इस तरह से होता था, अब आई डोंट नो अब क्या है, बट आई एम श्योर यहाँ पे भी ऐसा ही है। खास करके नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है ये सब कि नहीं इसके बारे में बात मत करो, किसी को बोलो नहीं, यू नो। एंड उसको फिर क्या करते हैं कि ठीक है रेपिस्ट से शादी करवा लो, जिसने आपको आपका सब कुछ छीन लिया, उसी से आपकी शादी करवा दी जाती। ऐसे भी किस्से हैं, तो उसका हम जी, क्या गाँव कहें। देहात में अक्सर सुनने को मिलते हैं इस तरह के। जी जी। एंड ये बिल्कुल। भी नहीं कि खाली गाँव, आई थिंक छोटे शहरों में भी यही है, लेकिन ये अभी भी हो रहा है। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस अभी भी हो रही हैं जहाँ पे आप फोर्स कर, तो इज दैट कंसेंशुअल? जब अभी भी छोटे बच्चियों की शादी की जा रही है, इज दैट कंसेंशुअल? उसके भी आजकल वीडियोस आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। 2012 में मुझे याद है एक केस आया था जिसके अंदर 17 साल की एक बच्ची का रेप हुआ और बाद में घर वालों ने और सब ने प्रेशर डाल के उसी से उसकी शादी करा दी, एज़ इफ कि उस बंदे का गुनाह जो है वो कम हो जाएगा, हाँ उससे के विक्टिम से ही शादी कराने के बाद में। एक सवाल यहाँ पर आपने बड़ी अच्छी जो है इसमें बात की। आपने ये कहा कि एक स्टिग्मा जो कि एक विक्टिम को अपने घर वालों से, सोसाइटी से उसके साथ लग जाता है कि भाई इसका तो रेप हुआ है। आप क्या समझती हैं, क्या हमारी सोसाइटी में एजुकेशन की कमी है? क्योंकि अब तो हम वेल कनेक्टेड हैं, दुनिया भर से हम जुड़े हुए हैं, हमें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि भाई जिसका रेप हुआ है उसके साथ आपकी हमदर्दी होनी चाहिए, उसको लेके आपका नज़रिया वो नहीं होना चाहिए जो कि बरसों से था। वो हम चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस तरह का व्यू पॉइंट हमारा? बिकॉज ऑफ लीगल सिस्टम। हमारा जो लीगल हुँ, सिस्टम है, एक पनिशमेंट ऑन टाइम नहीं दे पा रहा है। तो ट्रू, आई थिंक दैट इज द मेन प्रॉब्लम। एक लीगल सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि पनिशमेंट इज नॉट जस्ट गिवन, इट इज ऑल्सो बीन शोन टू बी गिवन। तो एक डर वाला माहौल नहीं है। ओके, देयर शुड बी ज़ीरो टॉलरेंस, वो ज़ीरो टॉलरेंस वाला माहौल नहीं है। वी आर लैकिंग इन दैट एसेंशियली। तो जब लोगों को डर नहीं, क्यों यूएई में केसेस हमें इतने नहीं सुनने को मिलते, और वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट जिस तरह की चीज़ें हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है फॉर दीज थिंग्स, वो बड़ी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट एंड इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होते हैं। इमीडिएट जस्टिस, यू नीड टू गिव इमीडिएट जस्टिस। आई थिंक हमारे यहाँ केसेस लटकते रहते हैं फॉर सो मेनी ईयर्स। निर्भया के केस में जस्टिस वाज गिवन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 8 इयर्स। यस। उसमें जहाँ पे इतना बड़ा शोर मचा था, इतना खौफनाक वो केस था जिसने सबको हिला दिया था। ठीक है, वो केस क्योंकि इतना भयानक था, आज की डेट में जो कोलकाता केस हुआ है उसका अगर आप मैच करें, इट इज़ नॉट सो मच। हमारे डॉक्टर्स केस में ठीक है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारी जगह, इंटरनेशनली लोगों ने करना शुरू किया, बट दैट इज़ बिकॉज हमें गुस्सा है और हम अब मानने को तैयार नहीं है। तो चाहे उन्होंने बोला कि हम एक स्पेशल टास्क फोर्स ऐसे कुछ करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट, क्योंकि हमें लॉलीपॉप्स नहीं चाहिए इस वक्त। वी वांट द होल मील टू बी सर्व्ड। ट्रू। आपने हमारा जो कोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर सवाल उठाया है कि वो इंसाफ नहीं दे पाते और वक्त पे इंसाफ नहीं दे पाते, इसलिए फिर मुआशरे के अंदर समाज में एक उम्मीद भी मर जाती है, वो भी दम तोड़ देती है। दिल्ली गैंग रेप के अंदर इंसाफ देने में 8 साल लगे। एक ऐसा केस जिसने पूरे मुल्क के अंदर एक भारी गुस्सा था देखने को हमें मिला, उसके बावजूद 8 साल लगे। अब आप अंदाज़ा करें कि एक नॉर्मल केस जो कि इतना हाई प्रोफाइल केस ना हो, रिपोर्ट ना किया गया हो, उसमें कितने साल लगेंगे। हमारे यहाँ पे जजेस की भी एक बड़ी शॉर्टेज है, तकरीबन 10 लाख लोगों के ऊपर हमारे यहाँ पे सिर्फ 15 जजेस हैं। अगर कंपेयर करें चीन के साथ, जिसके साथ हमें कंपेयर करने का बड़ा शौक है इन दिनों, वहाँ पे ऑलमोस्ट 159 जजेस हैं पर 1 मिलियन पीपल। दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने तो एक दफ़ा कहा था कि इट वुड टेक अबाउट 466 years जस्ट टू क्लियर द बैकलॉग इन द कैपिटल अलोन, कि अगर उन्होंने दिल्ली के अंदर ही इंसाफ देना है, जितने केसेस उनके पास पेंडिंग थे, 466 years लगेंगे उस बैकलॉग को क्लियर करने में। जो मुल्क अपने मुआशरे में अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे सकता,
वो उसे विश्व गुरु कहलाने का या पता नहीं किन किन नामों से आजकल जो हमें सुनते हैं, कहलाने का कोई हक भी है? आपके पास रोटी नहीं है देने को, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, ये बात तो फिर भी कुछ हद तक समझ में आती है, गरीब मुल्क है, शायद इतने वसाइल नहीं है कि हम हर इंसान को ये सब दे सकें। आप कुछ और नहीं दे सकते, कम से कम इज्जत तो दें, इंसाफ तो दें। जिस मुआशरे में इंसाफ ही नहीं है, वो मुआशरा कैसे कोई तरक्की कर सकता है? बहरहाल आगे बढ़ते हैं, गुरमेहर साहिबा की तरफ चलते हैं। गुरमेहर साहिबा, एक तो इन मामलों के अंदर जो केसेस के अंदर जो कन्विक्शंस होती हैं, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 27 to 30% कन्विक्शन रेट है इन कंपैरिजन टू से अदर डेवलप्ड कंट्रीज, जहाँ पे 66% तक कन्विक्शन रेट है। क्या कहेंगी आप, इससे कितनी उम्मीद मिलती है विक्टिम्स को? कोर्ट सिस्टम के ऊपर भी कुछ बात कहें प्लीज। थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल। और कोर्ट सिस्टम से पहले जो लॉ एनफोर्समेंट है, जो कि डायरेक्टली कोर्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो हमेशा मसला कानून साजी का नहीं होता, क्योंकि निर्भया रेप केस के बाद विशाखा जजमेंट और ये तमाम तर चीज़ें जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, जिनमें ये इस्टेब्लिश किया गया कि क्योंकि ये जो डॉक्टर का जो रेप हुआ कलकत्ता में वर्क प्लेस पे हुआ, तो विशाखा जजमेंट उसका मरकज़ी हिस्सा ये था कि जहाँ अगर औरत कहीं नौकरी करती है, कहीं काम करती है, तो जो उस इस्टेब्लिशमेंट के ओनर हैं या जो एम्प्लॉयर हैं, उन पे लाजिम है कि वो उसकी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार वो हैं, उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ और वो माहौल क्रिएट करना है जिसमें वो महफूज महसूस करे। तो ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है कैलकाटा केस से। तो हमेशा कानून साजी का भी मसला नहीं होता, लॉ इन्फोर्समेंट, और जैसा कि आपने कहा कन्विक्शन रेट्स और ये जो बहुत डॉक्टर रूबी ने भी कहा कि बहुत वक्त लगता है फैसला डिलीवर करने में, तो कानून साजी के अलावा जो लॉ इन्फोर्समेंट है, कैलकाटा रेप केस में भी हम देख रहे हैं कि हमेशा ईमानदारी की भी बात नहीं होती। ईमानदारी की तो बात है ही, लेकिन स्किल की भी बात है। कभी कभी बेसिक स्किल्स और ट्रेनिंग नहीं होती हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स के पास कि कैसे जहां साइट ऑफ क्राइम है उसको कॉर्डन ऑफ करना है, एविडेंस कलेक्ट करनी है, स्टेटमेंट्स लेने हैं। ये बुनियादी चीजें जिनकी वजह से केसेस वॉचअप होते हैं और फिर कहा जाता है कि सबूत नहीं थे हमारे पास और ये साबित नहीं हो सका और ये तमाम तर चीजें। तो कितनी ऐसी बातें हैं और समाजी रवैये जिनका आपने हवाला दिया, हमारे यहाँ अब भी ये जुमला इस्तेमाल होता है, एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, ईव टीजिंग, जो कि अब बंद हुआ है। सेक्सुअल हैरेसमेंट को ये कहना कि छेड़ दिया, लड़कियों को छेड़ता है वो, ईव टीजिंग जैसा ये दुनिया भर में कहीं ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं होता। इट्स टोटली इंडियन इंग्लिश, इट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। और वो जो एक स्कैंडल आया था अभी हाल ही में, जिसमें इतने सारे सेक्स टेप्स रिकॉर्ड किए थे सियासतदान के बेटे ने, गालिबन साउथ में जो हुआ था, हजारों की तादाद में उसने सेक्स टेप्स। जी जी बिल्कुल, और बेशतर जबरन थे या कोर्जन से थे, तो उसको सेक्स स्कैंडल कहा गया। ये सेक्स स्कैंडल नहीं, ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। तो उसको एक सनसनीखेज अंदाज में, एक सलेशियस अंदाज में पेश करना कि ये सेक्स स्कैंडल है, ये ईव टीजिंग है, तो एक बिल्कुल एक माइंड शिफ्ट की जरूरत है। जी वेरी ट्रू। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। हमारा पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है, थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डालें। आई एम श्योर हमारे दोनों पैनलिस्ट जो हैं उन्हें भी जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के अंदर तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ भी करवा दिया जाता है, अदालतें खुद ही करवा देती हैं। उसके बारे में बताएं। और वो हर चीज़ का इलाज वहाँ पे जी पैसा है, यहाँ तक कि अगर आप कत्ल कर देते हैं तो उसकी भी हुकूमत ने एक कीमत रखी है कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो कम से कम इतने पैसे दे के भी आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। हमारा प्लीज़। हाँ जी, हमारे यहाँ तो कवानीन, तो जैसे पहले उन्होंने भी फरमाया है, कवानीन के होना जो है वो एक अलग बात होती है और उनका नाफिज करवाना वो एक अलग, बिल्कुल एक अलग तरह की कहानी होती है। और जो हमारे यहाँ तो इस तरह का माशरा है जहाँ पे आप कई सारे नाम देख, अगर जैसे कि पिछले कुछ सालों में एक बिल लाया गया ख़वातीन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उस पर कई हमारे जो इस्लामी जमातें हैं उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये गैर इस्लामी है, आप नहीं ला सकते ये बिल। और आप इतनी सी बात सोचें कि जहाँ पर जब ये बिल लाएगा वो रिफ्यूज़ हो गया, फिर वो नहीं उसको कर सके नाफिज। जब पाकिस्तान में दूसरी शादी के लिए मर्द के ऊपर ये लाजिम किया गया कि आपने सिर्फ ये लाजिम है कि आपने पूछना है बीवी से, डॉक्यूमेंट्स में आपने पूछ के तब दूसरी शादी करनी है, ये नहीं कि रोका गया, तो उसके ऊपर इतना अरसा एहतजाज हुआ कि आपकी सोच है कि उसको दोबारा रिवाइज करें और उसको चेंज करें कि बगैर पूछे बताए शादी करेंगे दूसरी। 4 शादियां तो अलाउड हैं, तो जब आप एक्सप्लॉयटेशन आपने मजहब के नाम पर और आपने कई नाम देकर इतनी की हुई है, तो फिर उसके बाद तो मैं नहीं समझती कि यहाँ पर ये
सोचना भी कि आगे आप किसी भी चीज़ को आप उसके ऊपर और कोई कानून लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कोई भी जो औरत को ताकत देता हो या थोड़ा बहुत भी वो इस्तेहकाम देता हो माशरे में, वो कानून आने से पहले ही हमारी असम्बलीज़ ने, हमारी कुछ जो मजहबी जमातें हैं और कई सारी आप तकरीबन सारा माशरा ही समझ लें, तकरीबन 80% जो लोग हैं वो मिलजुल कर एहतजाज करके वो बिल कभी पास नहीं होने देते। तो वो तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो कत्ल की जैसे आपने बताया, यहाँ पर एक कानून है, इस्लामी कानून है हमारा, दीद का कानून है, जिसमें आप अगर आपसे कत्ल हो गया, और ये नहीं कि नादानी में या गलती में, जानबूझकर भी अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया है, तो जो उसके बाकी मुद्दई हैं उनको आप पैसे देकर और जायदाद देकर या किसी भी तरह से आपने एग्रीमेंट करना है, तब उसमें अदालत आपको उसी वक्त जो है वो रिहा कर देती है। और उसकी काफ़ी केसेस हमारे सामने हैं, जिसमें कई पिछले दिनों एक शाहरुख जितोई को, वो एक लैंडलॉर्ड का बेटा था जिसने एक मासूम जवान को कत्ल किया था, और उस जवान का बाप भी पुलिस के अच्छे ओहदे पे था, उसके बावजूद उसको वही सहूलत दी गई और वो रिहा हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी मेरे ख्याल में अभी तक अंग्रेज दौर का वो लॉ मौजूद है, जो कि आप ऑनर किलिंग में उसको आप मौत सजा नहीं देते और उसकी सजा बहुत कम होती है, और हमारे यहाँ तो सजा होती ही नहीं। नहीं, हमारे यहाँ नहीं है जी, इस तरह का कोई लॉ नहीं है ऑनर किलिंग का। हमारे यहाँ अगर है, यहाँ अंग्रेज दौर का ही कानून है। ऑनर किलिंग को, ऑनर किलिंग जो है उसके पास सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो तो कि मुद्दई ने उसकी जो गवर्नमेंट है वो मुद्दई नहीं बनती, वो वही वालिदैन बनते हैं। उसी बेटे ने जो उसने बेटी को मारा होता है, उनकी अपनी बहन को मतलब, और उसके वालिदैन। अब आपने हमारे यहाँ कई मशहूर केस देखे होंगे इस तरह के, कुछ सेलिब्रिटीज को भी क्योंकि उनके भाइयों ने मार दिया। तो अब यकीन माने कि वो लड़के जो होते हैं ज्यादातर भाई होते हैं या बाप, मैंने देखे हैं, वो 2 महीने भी जेल नहीं रहते, उनको फौरन रिहा करवा लिया जाता है, क्योंकि वही खवातीन होती हैं घर पे जिन्होंने, उनको वो मुद्दई होती हैं और भाई होते हैं बाकी। वो ये सबसे खौफनाक पहलू है कि या आप यहाँ पे मजलूम को कत्ल करेंगे तो ताकतवर उसको पैसे मुँह पे मार देगा, और अगर गैरत के नाम पर, जो कि यहाँ पर रेशो दुनिया में सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में, किसी गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल में यहाँ पर 0 है, जिसकी आप समझ लें कि किसी को सजा आज तक मिली। आप अंदाजा करें, हिस्टोरिकली मैं बात कर रही हूँ, और मैंने अपनी आंखों से देखा है एक अपनी फैमिली में कि एक बच्ची के साथ रेप करके उसको रेप नहीं किया, उसको कत्ल कर दिया, सॉरी, और उसका वो खुद चचा था, और कहा, हमें ये बताया गया कि बज़ाहिर ये खुद चाहता था कि उसके साथ रिलेशन बनाए, लेकिन वो लड़की मानती नहीं थी, उसने उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया कि इसका मुझे किरदार खराब लगता था। और आप यकीन माने, मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा है कि वो तकरीबन 1-2 माह जेल रहकर आया। जब वो वापस आया तो घर के गेट पे खवातीन ने, उसी घर की खवातीन ने उसका सर से लेकर पैर तक चूमा। ये है हमारा माशरा, उसी खूनी को। उसके बाद मैंने कई बापों को देखा है कत्ल करके, उसके बाद आप यकीन माने मर्दों में बैठकर उसको, उनको मर्द दाद दे रहे होते हैं कि देखो गैरत है इसमें, किसने मार दिया उसको, नहीं इसने जिंदा रहने दिया। अब ये सारी चीजें हमारे माशरे में तो एक तमगा है, जब आपने मर्द को बताना है, इवन जो मारते नहीं है हमारे यहाँ, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि लड़की ने अगर मोहब्बत की शादी कर ली है, या लड़की ने इवन के यूनिवर्सिटी चली गई है, इवन के उसने मीडिया ज्वाइन कर लिया, ये वो चीजें हैं जो शायद आपके यहाँ इतने एक्सट्रीम लेवल पे ना हो, लेकिन हमारे यहाँ ये वजह है कत्ल करने की। और हमने देखा है कि इन वजूहात में अगर कोई कत्ल नहीं करता तो उसको बड़ा टॉर्चर किया जाता है। ये भी कोई मर्द है, इसकी औरत ये कर रही है, इसकी बहन ये करी और इसने उसको कुछ नहीं कहा, इसने जिंदा फिरने दे रहा है। तो उस प्रेशर की वजह से भी कई मर्दों ने मारा है। और आप हमारे सोशल मीडिया को उठाकर अगर देखें तो बड़ा यंग बच्चियां होती हैं जिनको मार दिया जाता है, और नीचे उनको सलामियां दी जा रही होती है, और हजारों में लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तुमने बड़ा काम किया है कि ये जो तुमने एक ये बुराई को खत्म किया है। तो ये सोच है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कन्विक्शन रेट जो है वो हमारे यहाँ 0 है, कभी किसी को सजा नहीं हुई। तो ये तो हमारे लॉ में फॉल्ट्स हैं। उसके बाद अगर आते हैं उसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए थाना कचहरी, उसमें हर जगह जो है हमारे यहाँ तो परसेंटेज औरतों की बहुत कम है। इंडिया का मैं नहीं जानती कि उसकी कितनी परसेंटेज है कि सामने अदालत में औरत जज बैठी हो, या वकील औरत हो, या थानेदार, या उसमें हर जगह मर्द होते हैं। तो एविडेंस जो है वो उस काबिल रहते ही नहीं है। अगर गैरत के अलावा भी कत्ल हो कोई औरत या कोई भी, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस हद तक वो उसके ऊपर ख्याल रखते हैं, ना वो इतनी हैसियत या अहमियत दी जाती है कि वो अदालत में पहुंच कर भी जज के सामने इतने एविडेंस आए कि वो उसको सजा दे सके। इसलिए मैं समझती हूँ कि पूरा माशरा ही एक किस्म का वो एक काम में लगा हुआ है। तो इस माशरे से आप क्या कहते हैं कि अब मैं तो इसको इंटरनेशनली भी कुछ हद तक ऐसे ही समझती हूँ कि खवातीन को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है
प्रोडक्ट के तौर पर कि आप उसकी इज्जत करना की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ है, इसे देखें, इसे महसूस हों, इससे खेलें और इसको सीरियस ना लें। आप इसकी बहुत सारी वजूहत दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल ये हालात हैं। हमारे यहाँ पढ़ने के ऊपर भी बेटी को मार दिया जाता है, हमारे यहाँ जायदाद में हिस्सा लेने पे भी बेटी को मार दिया जाता है, हमारे यहाँ सोशल मीडिया ज्वाइन करने पे भी बेटी को मार दिया जाता है। और शादी, पसंद की शादी तो मैं नहीं समझती कि कोई भी सर्वाइव कर पाती, वो तो मैंने अपनी आंखों से कई वाकयात देखे हैं। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं होती कत्ल करने के लिए। आपके यहाँ मेरे ख्याल में कुछ तब्दीली हो गई है, लड़कियों को आज़ादी हो गई है, कोई वजह चाहिए होती होगी। हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में कत्ल करने के लिए भी इतनी वजह ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अब पिछले ही दिनों 3 दिन पहले एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया कि उसने फजर की नमाज पे उठाया और उसने जवाब नहीं दिया बिकॉज शी वाज ऑन हर पीरियड्स, और भाई ने उसको कत्ल कर दिया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इतनी गैर महफूज है औरत के मर्द को उसको मारने के लिए छोटे छोटे 15-15, 16 साल के भाई अपनी बहनों को मारते हैं, कोई वजह नहीं चाहिए होती है। और उसके बाद वही भाई सारी जिंदगी बड़ी खुशी से उसी माशरे में सर उठाकर चलते हैं। तो ये हमारे यहाँ के हालात हैं। ट्रू। आपने पूछा कि हिंदुस्तान के अंदर पता नहीं होता है कि नहीं होता है, आप नहीं जानती, तो लेट मी एडमिट इट। आपने कहा जी कि आपकी एक फैमिली का आपका एक इंस्टेंस है जहाँ पे ऑनर किलिंग हुई हो। लेट मी ऑल्सो कन्फेस दिस, मेरी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर भी ऑनर किलिंग हुई है। लेट मी कन्फेस दिस, हमने सुना है, ये सच है जी। ऑनर किलिंग जो है वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की तो कम से कम एक घिनौनी सच्चाई है। हमारे यहाँ पे इज्जत के चलते अगर लड़का लड़की दूसरे से प्यार करने लगते हैं, उसके पीछे भी कत्ल हुए हैं, बेशुमार हुए हैं, आज भी होते हैं। इसमें कौन सी कोई ढकी छिपी बात है? हम कोई यूं कहे कि भाई आप जानबूझ के पाकिस्तान के साथ में हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ ठीक है, पाकिस्तान में वो लेवल थोड़ा सा एक्सट्रीम है क्योंकि एक फ्यूडल सोसाइटी है, वहां पे उस तरह से रिफॉर्म्स नहीं आए जैसे इंडिया के अंदर आए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, मगर मसला तो है, हमारे यहाँ भी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सबके क्लोजिंग रिमार्क्स भी लिए जाएं और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे सजेशंस नहीं, आपके नज़दीक एक सजेशन जो आप समझते हैं कि कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं इन चीज़ों को इफ़ नॉट कंप्लीटली रोकने में, कुछ हद तक कम करने में भी हमारे कौन से ऐसे रवैये हैं सोसाइटी के, घरों के या फिर हुकूमत के जिसको हमें तब्दील करने की ज़रूरत है? गुरमेहर साहिबा क्या कहेंगी आप? जी। मैं यही कहूँगी, एक बात जो मैं कहना चाह रही थी, क्योंकि मैंने गरीब मर्दों की बात की और उनकी रेज और उसकी बात की, तो जस्ट वन सेंटेंस व्हिच वुड बी फेयर टू से कि ये जो पावरफुल मर्द होते हैं, जो बारसूख मर्द होते हैं, गांव में देखते हैं जमींदार, कितना ये तो हमारी फोकलोर का हिस्सा है कि जमींदार ने लड़की को उठा लिया, गरीब किसान की लड़की को उठवा लिया। तो अब भी जो ये कलकत्ता का रेप केस है, उसमें सोशल मीडिया पे अगर हम रद्द-ए-अमल देखें मर्द हजरात का, तो दे आर वेरी क्विक टू वर्च्यू सिग्नल कि भी हम ऐसे नहीं हैं, ये बहुत बुरा हुआ, हम ऐसे नहीं हैं। जबकि ये सब एक कड़ी का हिस्सा है। जब एक शहरी मर्द भी एक औरत को स्लट शेम करता है, उसकी किरदार कुशी करता है, तो वो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है जो आके जाके एक्सट्रीम में जाके रेप हो जाती है। तो ये इलीट, ये सिर्फ गरीब मर्दों का मसला नहीं है, इलीट मर्दों का भी मसला है। वो भी जब आपस में बैठ के स्लट शेम करते हैं औरतों को, सिर्फ थोड़ी महंगी शराब पीते होंगे, लेकिन वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और जहां तक आपने कहा कि बेहतरी कैसे आ सकती है, मैं अगर आपने कहा एक सुझाव दिया जाए तो मैं यही दूंगी कि हम खुद वर्क प्लेसेस में, क्योंकि सरकार करे ना करे, हमें खुद एक सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए। चाहे सरकार हमारे करके दे ना दे, खवातीन खुद एक सेफ्टी ऑडिट कर सकती हैं कि भाई ये हमें स्टेप्स चाहिए जिन ये काम एक हफ्ते में भी हो सकता है। फांसी एक हफ्ते में लगे ना लगे, उसमें बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो, डिले ना हो लेकिन बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन एक सेफ्टी ऑडिट हम जरूर करें, ताकि स्पीकिंग स्पेसिफिकली टू दिस केस ऑफ वर्कप्लेस वायलेंस। जी, बहुत खूब। इसके साथ ही चलते हैं डॉक्टर रूबी की तरफ। फिर डॉक्टर रूबी, आपका क्या सजेशन होगा हुकूमत हिंदुस्तान को, हमारी सिविल सोसाइटी को लेके आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आपकी नज़र में एक कौन सा ऐसा स्टेप है जो हमारी हुकूमत इस वक्त ले सकती है या फिर सिविल सोसाइटी भी, जिससे कि हम इन मामलात के अंदर कुछ हद तक कुछ कमी हम लेकर आ सकें? टू स्टार्ट विद सबसे पहले हमें अपने आप को ये याद दिलाना है, एनी कॉर्नरस्टोन किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए टू प्रोग्रेस एंड एक हार्मनी के लिए, रिस्पेक्ट, कंपैशन एंड जस्टिस, ये 3 कॉर्नरस्टोन्स होते हैं किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए। रिस्पेक्ट
और कंपैशन ये घर से शुरू होता है। जिन बच्चों के घर नहीं होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो जहाँ पे भी उनकी स्कूलिंग होती है एक्सटेंड्स टू द स्कूलिंग एज वेल। तो बचपन से ही ये इनग्रेन करना चाहिए, रिस्पेक्ट, कंपैशन, एम्पैथी, टू अंडरस्टैंड। अगर ये हम इनग्रेन कर दें तो अगला बंदा सोचता है हमेशा किसी औरत के बारे में भी, किसी मर्द, मेन ऑल्सो गेट रेप्ड, बॉयज ऑल्सो गेट रेप्ड, वी कैन नॉट डिस्काउंट उनको, हम अलग नहीं कर सकते हैं। आजकल हमें उनकी भी परवाह होती है, फिक्र होती है, उनके भी किडनैप हो जाते हैं। तो अगर हम रिस्पेक्ट और कंपैशन सिखा दें बच्चों के लेवल पे ही, और वो स्कूल्स पे भी सिखाया जाए, मॉरल्स एंड एथिक्स सिखाया जाए, आई थिंक उस लेवल से ही हम चीज़ों को अपने लेवल पे काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के इंसिडेंट्स एटलीस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रू। हमारा इफ्तिकार साहिबा, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, और उसके साथ साथ एक अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो जो आप अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सिविल सोसाइटी को देना चाहें, जिससे कि इन केसेस के अंदर कोई कमी लाई जा सके। मैं तो एक अगर वजह जान हो तो मैं वो ये कहूँगी कि मर्दों को जिम्मेदार ठहराएं जो वो करते हैं, और ना कि उस विक्टिम को या औरत को या जिसको उसने हरास किया है या उसका रेप किया है या उसको जिसने ज्यादती की है या फिर घर पे किसी के साथ तशद्दुद किया है, तो खुदारा उस मर्द को गुनहगार ठहराएं, उसकी गलती को गलती समझें और पूरी सोसाइटी में उसको इस चीज़ पे शर्मिंदा करें कि तुमने वाकई गलत किया है उसको। और सबसे बड़ी वजह होती है कि औरतें जो है हमारे यहाँ की, वो वैलिडेशन के लिए औरतों के लिए ही बात नहीं करती, मर्दों के साथ खड़ी हो जाती हैं। तो मैं औरतों को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदा के वास्ते, जहाँ पे पढ़ी लिखी औरतों को भी मैंने देखा है, वो सिर्फ वैलिडेशन के लिए वो औरतों के हकूक़ के ऊपर बात करना या औरतों के लिए बात करना जो है वो उससे पीछे हट जाती हैं। और जब तक हम अपनी खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे और हम खुद नहीं बोलेंगे कि हम पे ये जुल्म हो रहा है और हमारे मुजरिम ये हैं, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी का भी रवैया तब्दील होगा। जब हम खुद इस बात पर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज़ीरो पॉलिसी रखेंगे बर्दाश्त की, और हर औरत तकरीबन इसमें शामिल होगी वैलिडेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी। बाकी ख़वातीन के लिए आपके मुल्क का तो आपको बेहतर पता होगा, मैं तो अपनी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि कुछ कवानीन खुदारा, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसे कवानीन औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूर लाए जाएँ, जिसमें ऑफिस में, स्कूल में जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वाली और बच्ची या फिर जो काम कर रही है वर्क प्लेस पे, कोई भी उनकी सेफ्टी के लिए कुछ अच्छे कवानीन लाए जाएँ। और जो कवानीन पहले से हमारे मुल्क में ख़वातीन का शदीद इस्तेहसाल कर रहे हैं, उन कवानीन को जो है वो टर्न किया जाए ताकि हमारी सज़ा में थोड़ी कमी वाक़या हो। जी, बहुत शुक्रिया। मैं शेयर करती चलूँ उसमें जो मैं कवानीन जिसमें आप गैरत के नाम पे कातिल को माफ़ करते हैं, और इस तरह के कई कवानीन हमारे खिलाफ हैं जो औरतों के पाकिस्तान में, मैं उन कवानीन की बात कर रही हूँ कि वो वापस किए जाएं ताकि हम जिंदा रह सकें। जी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा मशवरा दिया गया कि अगर, और इसके ऊपर स्टडीज़ की गई हैं बाय द वे, कि अगर फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हों तो ज़्यादा से ज़्यादा औरतें कंफर्टेबल फील करती हैं अपने ऊपर हुए क्राइम्स को रिपोर्ट करने में। तो इंडिया के अंदर हमारी जो फीमेल पुलिस ऑफिसर्स की जो प्रेजेंस है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू मेल पुलिस ऑफिसर्स। एक आर्टिकल के अंदर मैंने ये पढ़ा कि जी दिल्ली के अंदर एटलीस्ट 7% हैं पुलिस ऑफिसर्स, सिर्फ 7%, और 161 डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशंस जो हैं उनमें से एक की फीमेल स्टेशन ऑफिसर हैं, फीमेल स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, बाकी में सारे मेल्स हैं। कुछ औरतों को भी, पुलिस ऑफिसर्स को जो है थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जब भर्ती हो तो औरतों को डालें पुलिस फोर्स के अंदर। और मैं यहाँ तक जाऊँगा कि कोई फीमेल स्क्वाड्स बनाए जाएँ, पुलिस स्टेशंस बनाए जाएँ जिनको सिर्फ फीमेल्स ही रन करती हों, ताकि वहाँ पे विमेन जाके अपने ऊपर हुए हर जुल्म को जाके कम से कम रिपोर्ट तो कर सकें, फिर वो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर कोई और सेक्सुअल अब्यूज़ के केस हों या फिर इस तरह के कोई भी मामला जहाँ पे औरत को परेशान किया जाता हो। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि अपनी फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को एम्पावर करें, उनकी भर्तियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करें और कोशिश करें कि अगर हाफ एंड हाफ ना हो तो एटलीस्ट कुछ तो 20% 30% तक तो उनको लेकर आएँ। It's not really a point, it's on an emotional note.
कि ये जो कलकत्ता में बच्ची हमारी गुजरी है इतने ब्रूटल रेप के बाद, उनके जो वालिद हैं वो एक दर्जी हैं। तो उस बेचारे लोअर मिडिल क्लास दर्जी ने किस तरह से कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद, कितनी कुर्बानियां दे के इस बच्ची को पाला होगा और डॉक्टर बनाया होगा। और तो ये फेमिनिज्म मैं एक फेमिनिस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई करती हूँ। कोई मर्दों के खिलाफ महाज नहीं है, कोई फ्रंट नहीं है। उस बाप का सोचिए जिसने एक दर्जी ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और उसका ये हशर हुआ। ट्रू। नहीं जी, हम सारे फेमिनिस्ट्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और फेमिनिज्म को लेके भी हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही गलत राय हमारे यहाँ पे डेवलप हुई है पिछले कुछ सालों में कि जी ये कोई बहुत ही बुरी चीज़ है। हम हर वो शख्स जो औरतों के हुकूक के लिए खड़ा होता हो, उसे अपने आप को प्राउडली फेमिनिस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नथिंग रॉन्ग विद दैट। इनफैक्ट ये तो एक बहुत ही आपके लिए गर्व महसूस करने वाली चीज़ है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यू मस्ट से आई एम अ प्राउड फेमिनिस्ट एंड सो आर वी। हम सारे ही हैं जी। तो मैं इसी के साथ में आप तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आई प्रोग्राम में और आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा। आगे भी इन इश्यूज के ऊपर हम आप सबसे बात करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। थैंक यू। थैंक यू अरविंद।